तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक लास्ट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लेन मिरर से में इमेज बनने से होते हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अपराइट, लेटरल इन्वर्जन, फिर आपका साइज, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्पीड। उसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला था पढ़ाने के लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वाला टॉपिक्स को नहीं देखा है, तो कोने पर क्लिक करो और वहां से पिछले वाले वीडियो को देख कर आओ, क्योंकि पिछले वाले वीडियो से ही तुमको इस वीडियो में क्या चल रहा है वो सब समझ में आएगा। तो पहले वाला वीडियो देख के आओ पहले, उसके बाद ये वीडियो को स्टार्ट करना और इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहां से हम लोग चालू कर रहे हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन व्हेन टू प्लेन मिरर्स, देखो व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड सो दैट द टू मिरर्स मेक एन एंगल टू ईच अदर, देन मैनी इमेजेस आर फॉर्म इन द मिरर। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बिटवीन देम। देखो जब सामने सामने दो मिरर को हम लोग लगाते हैं साइड बाय साइड, मतलब एक एंगल ऐसे एक एंगल ऐसे, तो वो एंगल है जो कितने इमेज बनाता है। मतलब कि दो मिरर लगाएं ऐसे करके, मान लो एक ये मिरर है और एक ये दूसरा हाथ मेरा ये मिरर है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग मिरर लगाएंगे तो ये 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पे कितना इमेज बनाएगा, मतलब इसके अंदर भी कुछ इमेज बनेगा, इसके अंदर भी कुछ इमेज बनेगा। तो के वो इमेज बनेगा, 2 को बनेगा, 4 को बनेगा, 10 को बनेगा, 20 को बनेगा। वो सब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में कि कितने इमेजेस बनते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में। ठीक है, साइड बाय साइड सो दैट द टू मिरर्स मेक एन एंगल बनाता है लोग 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे हम लोग रखें तो 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे 60 डिग्री बना, 45 डिग्री बना, इस तरह से बनता है। मेक इमेजेस आर फॉर्म इन द मिरर, मतलब कितने इमेजेस वो बना सकता है मिरर से, मतलब साइड बाय साइड मिरर को रखने पे कितने इमेजेस बनाता है, वो हम लोग चेक करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इमेजेस आर फॉर्म इन द मिरर, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बिटवीन देम, मतलब इसका इस मिरर का रिफ्लेक्शन इस मिरर में पड़ रहा है, इस मिरर का रिफ्लेक्शन इस मिरर में पड़ रहा है, इस तरह से रिफ्लेक्शन बढ़ता है, मतलब इमेजेस को बनता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड अपॉन द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू मिरर्स एंड चेंज ईच टाइम द एंगल इज चेंज्ड। देखो, द नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड अपॉन द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू मिरर्स। कितना इमेज बनेगा वो डिपेंड किस पे करेगा, ये एंगल पे, कितना एंगल पे रखा हुआ है दोनों मिरर। मान लो 90 पे रखा हुआ है तो कितना इमेज बनेगा, 70 डिग्री पे, 60 पे, 45 पे, 35 पे, कितना डिग्री पे रखा हुआ है वो एंगल, वो डिपेंड करता है इमेजेस बनाने पे कि वो एंगल है तो कितना इमेजेस वो बनाएगा। तो मिरर्स एंड चेंज ईच टाइम द इमेज इज चेंज, मतलब अगर मान लो हम लोग एंगल को चेंज करेंगे तो इमेजेस भी कम या ज्यादा होंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला ये हो गया आपका, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर कितना इमेजेस बनेंगे उसके नंबर कितने होंगे इमेजेस के, वो होगा 360 डिग्री, एंगल बिटवीन द मिरर -1, मतलब कि 360 डिग्री हो गया आपका, 360 डिग्री टोटल होता है यहाँ से गोल जैसा, मतलब यहाँ पे ऐसे 360 ऐसे घूम गया, इस तरह से घूम जाता है, उसी को बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री में भागा देंगे एंगल कितना मिरर में बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90 और -1। ठीक, तो 90 डिग्री का बनेगा तो कितना बनेगा वो देखो, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं कितना बनेगा 90, अगर 90 डिग्री पे मिरर रखा हुआ है तो। ठीक है, यहां पे देखो, देखो 360 है, 360 हम लोग लिए बटा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, -1 करेंगे तो हो जाएगा, ये इससे गुना करेंगे 90, यहां से इसको गुना किए कितना हुआ 360 -90, 360 -90 हो गया तो आपका 270, 270 बटा 90 है यहाँ पे,
तो 3 इमेजेस बनेंगे 90 डिग्री पे। कैसे हुआ? 360/90 -1 को लिखेंगे हम लोग, इसके बराबर क्या होगा आपका, हो जाएगा 270/90। इसको काटेंगे आपका हो जाएगा 3, मतलब 3 एंगल यहाँ पे आपका बनेगा। कितना एंगल? 3 एंगल। समझ में आ गया? कितने एंगल्स बनेंगे? 90 डिग्री पे 3 इमेजेस बनेंगे 90 डिग्री, अगर हम लोग यहाँ पे नीचे पे रखेंगे। समझ में आ गया फॉर्मूला? आपका सवाल भी पूछेगा हाउ मैनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म व्हेन द मिरर्स, 2 मिरर्स आर प्लेस्ड 90 डिग्री बाई ईच अदर। ठीक है, ईच अदर मतलब दोनों 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो कितने नंबर बनेंगे वो आपको बताना होगा। 60 डिग्री भी पूछेगा, 45 डिग्री भी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। अब एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, वो देखो। यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल होता है, मतलब 2 और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है 2 एग्जाम्पल। एक होता है कलाइडोस्कोप और एक होता है पेरिसोस्कोप। आप लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट भी मिल सकता है कलाइडोस्कोप बनाने के लिए और पेरिसोस्कोप बनाने के लिए, तो वो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ सीखेंगे कि कैसे वो बनता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे पहला है कलाइडोस्कोप। क्या है? कलाइडोस्कोप। तो द टर्म कलाइडोस्कोप इज ड्राइव फ्रॉम द 3 ग्रीक वर्ड्स कैलोस मीनिंग ब्यूटीफुल, इदोस मीनिंग फॉर्म्स एंड स्कोप मीनिंग व्यूइंग। मतलब क्या हो गया कलाइडोस्कोप का मीनिंग? मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फॉर्म, व्यूइंग मतलब अच्छे रूप को देखना। ठीक, कलाइडोस्कोप का मतलब देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और रुको मैं गूगल पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो कलाइडोस्कोप क्या होता है, क्या काम करता है, हम लोग उसमें अनोखा रंग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अरे यार क्या हो रहा है, क्या है? कलाइडोस्कोप मॉडल। देखो देखो इस तरह से होता है, इस तरह से ट्रायंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। यहाँ पे 3 स्केल ले लिए हम लोग, इस तरह से स्केल, स्केल जो 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है वो ले लिए इस तरह से। ठीक, यहाँ पे एक छेद कर दिए, यहाँ पे पेपर लगा दिए और एक थोड़ा सा एकदम छोटा सा होल कर दिए, और उसके उधर एक पूरा पैक कर दिए। उधर साइड जो है, उधर साइड मान लो ये जरा एक तरह से ये प्रिज्म है, तो उधर साइड को हम लोग पैक कर दिए। पैक करने के बाद यहाँ पे ये होल से हम होल मतलब इसके अंदर क्या डालेंगे, और इसको चारों तरफ से ढक देंगे। स्केल जो है वो चारों तरफ से ढक देंगे, पेपर से या कुछ भी मोटा चीज से ढक देंगे, ताकि स्केल हमको बाहर नहीं दिखाई दे, एकदम अच्छे से ढक देंगे। उसके बाद अंदर में कुछ आपको डालना है, कोई सामान, रंग बिरंगा सामान को, जैसे कि ग्लिटर हो गया आपका, फिर वो फोम हो गया, जो कलरफुल फोम होता है वो डाल देंगे। और फिर अगर हम इसमें से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो है, वहां से देख लेते हैं हम लोग। ओपन होने में टाइम लगता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यार ऐड का भी। चलो चलो चलो, यहाँ पे ये वीडियो देखो किस तरह से दिखता है। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से दिखेगा आप लोगों को। कैसा दिखेगा? इस तरह से। देख रहे हो? ट्रायंगुलर भी रहता है, इसके अंदर फोम वोम डाल दिए, तो किस तरह से दिखेगा देखो आप लोग। देख रहे हो किस तरह से दिखेगा क्लाइडोस्कोप में? इसी तरह से आप लोगों को दिखता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख लिया आप लोग क्लाइडोस्कोप।
तो ये ट्रायंगुलर होता है, यहाँ पे देखो स्केल हो गया, रबर बैंड से इसको स्केल को बांध दिया टाइट, ट्रायंगुलर शेप में देख के ट्रायंगुलर ऐसे करके और ऐसे देख के ट्रायंगुलर शेप में बांध दिए। फिर यहाँ पे ट्रायंगुलर में यहाँ पे इधर एक साइड से पैक करेंगे, एक साइड से छेद करेंगे, यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता है तो पूरा छाप देंगे इसको। पूरा छापने के बाद इसके अंदर देखेंगे तो इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा, एक ही तरह का पैटर्न बहुत जगह दिखाई देगा। पैटर्न फॉर्म इन अ क्लाइडोस्कोप। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में क्या पढ़ना है, तो पेरिस्कोप का डायग्राम पहले देखो, इस तरह से डायग्राम होता है पेरिस्कोप। इसको जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो पेरिस्कोप, यहां से अगर मान लो इसको, ये सब ज्यादातर किस में यूज होता है, सबमरीन्स में यूज होता है, जो सबमरीन्स होते हैं नेवी में उन सब में ज्यादातर यूज होते हैं ये। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो इधर इधर वाला जो आदमी है वो यहाँ पे दिखाई देगा हमको। ठीक है, कैसे दिखाई देगा, इसका जो रिफ्लेक्शन है इस मिरर पे पड़ा, यहाँ से रिफ्लेक्शन नीचे जाएगा, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जाएगा, और फिर यहाँ से इधर जाएगा रिफ्लेक्शन, तो इसको यहाँ पे आँख से हम लोग देख सकते हैं। समझ में आ गया, यही होता है आपका पेरिस्कोप। क्या होता है, पेरिस्कोप। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, अ पेरिस्कोप इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। हम लोग जानते हैं कि पेरिस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। उसके बाद पेरिस्कोप इज यूज इन सबमरीन्स, मैंने बताया आपको कि सबमरीन जैसे नेवी में होता है उन सबको देखने के लिए होता है, यहाँ पर से देखेंगे ऊपर में देखने के लिए होता है इस तरह से। तो while the submarines remain underwater, the periscope stay on the surface of water and used to view object at higher level। सबमरीन्स जो होता है वो पानी के अंदर ही होता है, लेकिन वो पानी के ऊपर वाले चीज को देख सकता है। कैसे, पेरिस्कोप से। बड़े बड़े पेरिस्कोप लगे हुए रहते हैं उसमें, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वो बना हुआ रहता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे बना हुआ होता है। ठीक है, पेरिस्कोप इज ऑल्सो यूज बाई आर्मी पर्सनल, आर्मी के द्वारा भी कभी कभी यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग ईटा है यहाँ पे और ऊपर में देखना है तो हम मुड़ी उठाएंगे तो गोली मार देगा, इससे बचने के लिए यहाँ पे तो देखें ऊपर हम पेरिस्कोप लगा लिए और देख सकते हैं उसको। ठीक है, इट इज फिक्स्ड इन टैंकर्स एंड पीपुल सिटिंग इनसाइड द टैंकर्स कैन टेक अ व्यू ऑफ द सराउंडिंग्स। मतलब टैंकर्स में भी लगे हुए रहते हैं ये सब। टैंकर्स में मतलब टैंक के अंदर आप लोग बैठे हुए हो और ऊपर की चीजों को देख सकते हो नीचे बैठे बैठे। समझ में आ गया। तो पेरिस्कोप कैसे काम करता है वो समझ में आ गया। ये हो गया उसका डायग्राम, कैसे हो गया, आप लोग बना सकते हो डायग्राम भी। इसका आप लोग को प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। आप लोग कार्टून का इस तरह से बॉक्स बना लो स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे मिरर लगाओ, यहाँ पे मिरर लगाओ, और यहाँ पे से कुछ भी देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। समझ में आ गया। चलो अब आया आपका है कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक, आपका रिफ्रैक्शन, जो कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था। पहले आप लोगों ने क्लाइडोस्कोप, पेरिस्कोप, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बाकी जो कुछ चीजें थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, वो सब आप लोगों ने पढ़ा है। लेटरल इन्वर्जन 7 में भी पढ़ा है। फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर लाइट क्या होता है, ये सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक ही कॉम्प्लेक्स है। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का मतलब वो क्या होता है वो भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कीप अ लेमन इन अ ग्लास ऑफ अ वाटर। कीप अ लेमन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, यू विल ऑब्जर्व दैट द लेमन appears बिगर देन यूजुअल साइज। If a pencil kept in a water, it appeared to be displaced at the interface of air and water। देखो, जैसे कि आप लोग देखे होंगे ग्लास में अगर नींबू को डालो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लास में अगर नींबू को डालो तो वो अपने यूजुअल साइज से, जो उसका यूजुअल साइज है उससे बहुत मतलब बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा दिखेगा, कुछ बड़ा दिखेगा। तो उस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। वो कैस किसके द्वारा होता है, रिफ्रैक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इफ अ पेंसिल इज केप्ट इन अ वाटर, अगर कोई पेंसिल वाटर के अंदर, वाटर ग्लास के अंदर रखा जाए तो वो डिस्प्लेस दिखेगा, आधा कटा हुआ दिखेगा। तो उसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखा ही देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। देखो,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रैक्टिकल। वाटर गिलास में नहीं दिख रहा है यार इसमें सब। हाँ देखो, ये भी दिखा देते हैं, देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ वो देखो। जैसे ही हम पानी में डालें, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में आया, ये मीडियम है, ये पानी जो है मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, घना मीडियम है। तो जैसे ही रेयर से डेंसर मीडियम में आया, वो उसको कट करके इधर से आया, मतलब रिफ्लेक्शन जो उसका हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये रिफ्लेक्शन जो हुआ इस तरफ में हुआ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कटा हुआ है और इधर से चालू हो है, ऐसा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे और भी एग्जांपल देख सकते हो आप लोग। अरे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ है, यहाँ पे डाला गया है, डेंसर मीडियम में गया तो इधर से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको। नींबू वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो नींबू में भी छोटा यहाँ पे लग रहा था, तो यहाँ पे बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। देख लिया, वाटर रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट को पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया पहला पॉइंट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे देखो, ऑल दिस हैपेंड बिकॉज लाइट इज नॉट ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम। ऐसा नहीं होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट, जैसे दिस हैपेंड बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम। लाइट हर मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, इतना समझ लो आप लोग। क्यों? क्योंकि एयर एक अलग मीडियम है, हवा एक अलग मीडियम है। हवा में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब वाटर में भी उसी तरह से ट्रेवल नहीं करेगा, कुछ डिफरेंट होगा। समझ में आ गया है? वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर जो है रेयर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो वो भी समझेंगे रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। When light is traveling from one medium to another, the direction of the propagation of light changes in the second medium. This phenomenon is called refraction of light. देखो, जब लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे एयर से वाटर में, जब लाइट ट्रेवल करेगा तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन को अपना चेंज करेगा, डायरेक्शन को, लाइट के डायरेक्शन को चेंज करेगा सेकंड मीडियम में। यहाँ से एयर में जा रहा है तो सेकंड मीडियम में थोड़ा सा नीचे से जाएगा, जैसे कि आपको कट होकर पेंसिल जो कट होकर नीचे आया था, उस तरह से आपको फिनोमेनन दिखेगा। उसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रेड कलर का पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। अब an important consideration of a refraction to happen is that both the media through which light is traveling should have different densities। मतलब एक कंडीशन ये भी होना चाहिए कि उसमें अलग अलग मीडियम में रहेगा, अलग अलग मीडियम का जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मीडियम का होगा, तभी रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। रिफ्रैक्शन अलग अलग मीडियम का मतलब अलग अलग डेंसिटी होगा उसका, तभी। जैसे डेंसिटी उसका सेम है, इसका भी सेम है, तो सेम जैसे उसमें चल रहा था उसी में दूसरे में भी सेम डायरेक्शन से चलेगा। लेकिन अगर अलग डेंसिटी तो अलग तरह से उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। वही रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये आपको हाईलाइट किया हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है। वैक्यूम में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम में। ये तो एयर में आपका दिख रहा है, वो वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। When light travels from denser to rarer medium, डेंसर से रेयर मीडियम से बढ़ता जाता है, तो वो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, पक्का आपको गारंटी देता हूँ, लाइन पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा। समझेंगे कैसे?
वो डायग्राम से, नीचे में देखो यहाँ पे डायग्राम है, उससे समझेंगे। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड टॉवर्ड्स द नॉर्मल। ये थोड़ा है, दोनों पॉइंट थोड़ा हार्ड है, इसको समझेंगे किस से, डायग्राम की मदद से, इस डायग्राम की मदद से। तो चलो इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। और पहले ये समझ लो कि लाइट जो है वो डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भाग रहा है वो लाइट। और अगर वो लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तब वो नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करेगा, नॉर्मल की तरफ। अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगा। इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। सबसे पहले इतना आप लोग नोट डाउन करो और हम लोग पहले इसका डायग्राम को देखते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम तो ये है, लेकिन इस डायग्राम में थोड़ा सा घीचर पीचर है, तो इस डायग्राम से हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग एक यूट्यूब पे मैंने एक डायग्राम देखा भी अभी, उस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे है वो डायग्राम, ठीक। यहाँ पे रिफ्रैक्शन को हम लोगों को पढ़ना है, ये किसी और का वीडियो है बस। देखो यहाँ पे नॉर्मल आपका हो गया 90 डिग्री पे आपका होता है हमेशा, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नॉर्मल 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो ये है आपका डायग्राम, लाइट सोर्स, यहाँ पे लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, ठीक। और यहाँ पे लाइट आ रहा है, आपका ये जो हो गया बॉक्स, आपका ये जो बॉक्स है वो आपका हो गया डेंसर मीडियम, मान लो पानी है इतना, और ये हो गया ये पूरा इतना हवा, रेयरर मीडियम। ये रेयरर, ये डेंसर, रेयरर डेंसर, रेयरर डेंसर, समझ में आ गया? रेयरर डेंसर समझ में आ गया, ठीक। डेंसर मतलब डेंसिटी उसका हाई है और हवा का डेंसिटी कम है, तो ये यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम डेंसिटी है, एयर में डेंसिटी कम है, ये समझो। नॉर्मल हो गया आपका परपेंडिकुलर, लाइट सोर्स यहाँ से आ रहा है, मतलब इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक। अब देखो क्या हुआ, जो देखते जाओ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखो ये आपका इंसिडेंट रे है, मैंने बता दिया, ये आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल। अब देखो मान के चलो कि जो एंगल, सॉरी इसको स्टार्ट ही रखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट है आपका 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 मिनट, रिफ्रैक्टेड रे, क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा? जब रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल से, मैंने बताया आपको कि डेंसर से रेयरर में आएगा, डेंसर से रेयरर, सॉरी रेयरर से डेंसर में हवा क्या हो गया? रेयरर मीडियम। पानी क्या हो गया? डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर आएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, मतलब नॉर्मल के दने मुड़ेगा, इस तरफ नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा इधर घसका है, देखो आप लोग लाइट रे थोड़ा सा इधर साइड घसका है, देख रहे हो? इंसिडेंट रे आ रहा है सीधा, इसको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, देखो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा घसका है। आप लोग सामने से अगर इसको देखोगे ऐसे करके तो आप लोग देखोगे यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ठीक। आप लोग देख सकते हो ये डायग्राम में। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? मान लो 45 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 45 डिग्री, नहीं जरूरी है, मान लो 45 डिग्री है, ठीक। अब देखो इस जो लाइन जो जा रहा है रेयरर से जो डेंसर मीडियम में जो लाइन पर आ रहा है, उस लाइन को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, ना कि रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आगे अब देखो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, मान के चलते हैं 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे है थोड़ा सा झोल, झोल मसाला। यहाँ पे ये वाला जो नॉर्मल है वो अलग अलग है, यहाँ पे ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है तब ये नॉर्मल बन रहा है, और रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो ये नॉर्मल बन रहा है, ठीक। तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री दोनों बराबर होगा, क्यों?
मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और कमेंट में हम मुझे आंसर चाहिए क्यों। आप लोगों ने बहुत मैथ पढ़ा है, बताओ क्यों ये 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री बराबर क्यों हुआ, बताओ मुझे। नहीं बताया, नहीं पता, चलो मैं ही बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पूरा का पूरा पैरेलल है, और पैरेलल में एक प्रॉपर्टी होता है, जब भी उसमें इंटरसेक्ट करेगा कोई लाइन तब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों, आप लोगों को पढ़े थे मैथ में, शायद ज्योमेट्री का चैप्टर है या 7 क्लास में आप लोगों को पढ़ना था। क्या था वो, इंटीरियर्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, पढ़े थे। इंटीरियर दोनों अंदर वाले एंगल हैं और अपोजिट साइड में हैं और दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, 30 डिग्री क्यों बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था 7 में मैथ में ज्योमेट्री चैप्टर में कि जब भी पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइन जब जा क्रॉस करेगा तब उसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये भी 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, ठीक। और ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री बराबर होगा, लेकिन ये 45 डिग्री को अलग नाम है और ये 45 डिग्री का अलग नाम है। इसका नाम है, आप लोग जानते हो मैंने पढ़ाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। लेकिन इस वाले का नाम है एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंट रे है, ये जो डेंसर टू रेयर जा रहा है तो ये इमरजेंट रे जा रहा है, ठीक। और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, ये लाल वाला, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने वो 2 पॉइंट को पढ़ के आओ, पहले पढ़ते हैं हम लोग वो 2 पॉइंट को। पहले नीचे वाला पॉइंट, व्हेन, अरे यार, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो बेंट करेगा नॉर्मल की तरफ, मतलब टॉवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन लाइट ट्रेवल जब डेंसर से रेयर करेगा, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक। इतना याद हो गया, नहीं वो याद हुआ, डायग्राम समझते हैं। डायग्राम से इंसिडेंट रे नॉर्मल, जब ये रेयरर हो गया ये डेंसर हो गया, रेयरर से जब डेंसर में आ रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है, देखो थोड़ा सा बेंट हुआ है नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल यहाँ पे बेंट हुआ है। देखना आप लोग लाल कलर का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंट किया होगा नॉर्मल की तरफ, टॉवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब डेंसर, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गया होगा, डेंसर से रेयर में, तब यहाँ से नॉर्मल से दूर भाग गया है, देखो दूर भागा है, इस तरह दूर भागा है, ठीक, दूर भागा है, देखो ये है नॉर्मल, आपको नॉर्मल से दूर भागा, यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा सा पास आया, पास आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया वो 2 पॉइंट क्या हुआ। और इसी तरह हम लोगों को रिफ्रैक्शन दिखता है, लाइट रिफ्रैक्टेड रे दिखता है, ये जो इमर्जेंट रे है यही हम लोग को दिखता है, ठीक है। हम लोग आंखों से इमर्जेंट रे को देखते हैं, और यही आपका हो गया डायग्राम। और वही डायग्राम मैंने अपने नोट्स में भी पारा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे देखो मतलब थोड़ा सा गिजिर पिजिर है, यहाँ पे रेयरर से डेंसर है और डेंसर से रेयरर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहा था। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे है वो पैरेलल होता है अपने आप में, इतना जान लो कि पैरेलल होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे का जो पैरेलल होता है और इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, कैसे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आ गया, चलो इसको स्टार्ट करते हैं बिना कोई मुहूर्त देखे हुए। तो देखो यहाँ पे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो प्रिज्म एक तरह का क्या है वो समझते हैं पहले। तो प्रिज्म क्या है वो समझते हैं। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड बॉडी ऑफन हैविंग ट्रायंगुलर बेसिस when the rectangular surface that is formed two triangular faces at opposite ends they form prism। देखो प्रिज्म एक तरह का ट्रायंगुलर बेस वाला एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके जो 3 सरफेस हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। देखो कैसे होते हैं,
जैसे कि ये हो गया आपका ट्रायंगुलर, जो कि आपका बेस हो गया, जो दो बेसिस होता है, ट्रायंगुलर बेसिस दो होता है प्रिज्म में। और रिक्टेंगुलर सरफेस, सरफेस जो उसका होता है वो ट्रायंगुलर रिक्टेंगुलर होता है, जो कि 3 होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, 1 मिनट दिखा देते हैं आपको कि होता क्या है प्रिज्म। तो देखो, बढ़िया कोई डायग्राम नहीं है। हाँ इस तरह से देखो, इस तरह से होता है प्रिज्म, देख रहे हो। और दिखाते हैं, रुको। देखो, ये होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। कैसा है, यहाँ पे ट्रायंगुलर उसका बेस जो है वो ट्रायंगुलर है, और इसके ठीक अपोजिट साइड भी ट्रायंगुलर ही होगा। और यहाँ पे ये रिक्टेंगुलर है, ये जो है ऐसे वो रिक्टेंगुलर है, ठीक है। इसी तरह से एक नीचे साइड और एक इधर साइड, ये हो गया 3 तरह के रिक्टेंगुलर सरफेस हो गए इसके, ठीक है। यही बोला गया है ये इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, एकदम सेम टू सेम जो ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि कैसे वाटर और एयर में होता है, रेयरर टू डेंसर में होता है, वाटर से एयर से वाटर में होता है, उसी तरह प्रिज्म में भी होता है। ये आपका पूरा मान के चलो इन्वायरमेंट हो गया, और प्रिज्म आपका डेंसर मीडियम होता है, हमेशा याद रखना। प्रिज्म डेंसर मीडियम हो गया, और रेयरर मीडियम कौन सा हो गया, इधर साइड वाला रेयरर डेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में तो आपको बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, तो इस डायग्राम को आप लोग लिख लोगे, लिख लेना। और यहाँ पे स्टेप्स मैंने बताया है, देखो स्टेप 1 स्टेप 2 करके यहाँ पे मैं समझाया कैसे होता है इसमें रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले स्टेप 1 में जैसे कि इंसिडेंट रे यहां से गया, ठीक है, इंसिडेंट रे प्रिज्म है, इंसिडेंट रे गया, ई रेयर मीडियम ई डेंसर मीडियम आपका प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, डेंसर मीडियम है। तो यहां से इंसिडेंट रे गया, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, यहां पे इंसिडेंट रे तो यहां से गया, ठीक, नॉर्मल है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के टॉवर्ड्स में, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा है, जैसे इधर से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इधर से गया है ऐसे करके, इधर बेंट हुआ है नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ बेंट हुआ, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पे से बेंट हुआ, ठीक, यहाँ पे हो गया। आपको यहाँ भी समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा बताना आप कमेंट में, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। फिर यहाँ पे स्टेप 3 क्या होगा कि यहाँ से इंसिडेंट रह गया, रिफ्रैक्ट भी हुआ, और फिर जब ये डेंसर से फिर रेयरर में गया, डेंसर से फिर रेयरर में गया, तो क्या हुआ, वो नॉर्मल जो ये था नॉर्मल, ये नॉर्मल ये वाला इससे दूर भागने लगा, दूर भागा, मतलब जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर भागेगा नॉर्मल से, ठीक है। तो ये आपका इमर्जेंट रे हो गया, आप लोग जानते हो ये वाला इमर्जेंट रे, ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, आप लोग जानते हो, सब कुछ वही है, बस मीडियम क्या है आपका, ये प्रिज्म है, बस वाटर की जगह प्रिज्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये इंसिडेंट रे और इमरजेंस रे जो इंटरसेक्ट करके जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ई का मतलब यहाँ पे इमरजेंट रे, और जी का मतलब एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब प्रिज्म से रेनबो कैसे होता है, जैसे प्रिज्म है तो उसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 7 कलर को, इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर को कैसे हम लोग निकालेंगे प्रिज्म की मदद से, वो सीखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या होता है पहले वो समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले
स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझेंगे। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, जब एक व्हाइट लाइट का मतलब एक तरह से सनलाइट, जो सनलाइट को ही हम लोग व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, व्हाइट लाइट मतलब सूर्य की किरणों को हम लोग व्हाइट लाइट भी बोल सकते हैं। तो जो जब व्हाइट लाइट पास करेगा प्रिज्म से, जब प्रिज्म से पास करेगा व्हाइट लाइट, तो डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, जब अलग अलग वेवलेंथ से अलग अलग स्पीड पे वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, कौन, व्हाइट लाइट, सनलाइट, एंड अपियर्स एज अ कंटिन्यूअस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर, और जब बढ़िया कंटिन्यूअस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स मतलब 7 रंगों को जब दिखाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब दिखाएगा तब, समझ में आ रहा है, जब दिखाया आपका ये 7 कलर को, तो क्या उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। लेकिन द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट और सनलाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब लाइट 7 टुकड़ों में बटेगा, 7 कलर में बटेगा, उस प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहेंगे। समझ में आया, मतलब जो 7 कलर बना उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम, लेकिन जो प्रोसेस से बना, जो प्रिज्म व्हाइट लाइट से टूट के बना, उसको बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। समझ में आया। तो कैसे हो रहा है वो समझो। मान लो ये प्रिज्म है, मान लो क्या है ही प्रिज्म, और यहाँ पे ये व्हाइट लाइट है, यहाँ से सूर्य की किरणें जा रही है, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रेयरर से डेंसर में जाएगा तो थोड़ा सा बेंट करेगा नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट किया है, आप लोग देखो होगे। उसके बाद जब डेंसर से फिर रेयरर में गया तो नॉर्मल से दूर भागा, दूर भाग के 7 कलर में टूट गया। देखो यहाँ से गया अकेले, ठीक है, यहाँ से मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा, नॉर्मल की तरफ मुड़ा, और फिर जब इससे निकला, प्रिज्म से निकला, डेंसर से रेयरर में गया, तब यहाँ पे 7 कलर में टूट गया। समझ में आया, 7 कलर में टूट गया। तो वो कलर कौन कौन से हैं? अगर आपसे बोलेगा ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो आपको यही डायग्राम को और इसी तरह से एकदम सेम टू सेम बनाना होगा। मेरे एग्जाम में भी आया था, आप लोग के भी एग्जाम में अगर आया होगा तो इसको बना सकते हो, ठीक है। कैसे? विग बॉयर, आप लोगों को याद होगा, पता भी होगा कि रेनबो के कलर कैसे कैसे होते हैं। पहले विग बॉयर होता है, W फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ठीक है। एकदम कलर भी करना होगा इसी तरह से, एकदम सेम टू सेम, और आपको ये लिखना ही होगा, जरूरी है, ये वाला जो है बहुत जरूरी है। विग बॉयर आपको लिखना भी है, नाम भी सबका लिखना है, कलर्स का नाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेनबो का क्या मसला है वो समझते हैं, ठीक है। वी सी अ रेनबो बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन के कारण हम लोग को रेनबो दिखता है। आप लोग आसमान में रेनबो कैसे दिखता है? डिस्पर्सन के कारण दिखता है। वेन सनलाइट फॉल्स ऑन वाटर ड्रॉपलेट, जब वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ता है, आप लोगों को पता होगा बारिश के बाद ही रेनबो दिखाई देता है, बारिश के बाद, ना कि बारिश के पहले, बारिश के बाद दिखाई देता है। क्यों? जब बारिश होती है, ठीक है, और पूरे अर्थ मतलब पूरे सरफेस पे पानी पानी हो जाता है, तब जब सूर्य निकलती है बारिश होने के बाद, तब सूर्य की किरणें, व्हाइट लाइट मतलब सूर्य की किरणें पानी के ड्रॉपलेट पे मतलब पानी पे गिरता है, वहां से वो पानी प्रिज्म का काम करता है, मतलब प्रिज्म मतलब डेंसर मीडियम का काम करता है। रेयर से जब डेंसर में गया तो वो स्प्लिट कर दिया सनलाइट को 7 कलर्स में, और हमें रेनबो दिखाई पड़ता है। समझ में आया? कैसे कैसे? देखो, वी सी एन रेनबो बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन वाटर ड्रॉपलेट दे एक्ट एज अ प्रिज्म, मतलब वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करेगा प्रिज्म की तरह, और वो लाइट को सेपरेट कर देगा, व्हाइट लाइट को सेपरेट कर देगा 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, एंड हेंस वी सी अ रेनबो, तभी हम रेनबो को देख पाते हैं। द रेनबो इज ऑलवेज सीन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सनलाइट, मतलब याद रखना हमेशा, जब भी रेनबो दिखाई देगा वो सनलाइट जब मतलब सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा, अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द सनलाइट, जहां से सनलाइट आ रहा है मतलब सन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखेगा क्या? रेनबो। समझ में आया? अब यहां पे हो गया आपका डिस्पर्सन खत्म।
चलो, ये है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई अगले वीडियो में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन आई का ये डायग्राम हो गया, आप लोग डायग्राम देख सकते हो। उसके बाद हम लोग को आइरिस ह्यूमन के पार्ट, ह्यूमन आई के पार्ट्स पढ़ने हैं, कैसे उसमें लाइट जाता है और कैसे वो हमको लाइट को हम लोग समझ पाते हैं और देख पाते हैं अपने आँखों से, वो समझेंगे। फिर आपका हो गया कुछ आई के इफेक्ट, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। उसके बाद आपका हो गया डिफेक्ट ऑफ आई, आई के कुछ बीमारी जो आप अक्सर बहुत लोगों को होते हैं, चश्मे क्यों लग जाते हैं किसी भी आदमी को, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर कैटरेक्ट क्या होता है। फिर अंधे लोग कैसे किसी भी लेटर को या वर्ड को समझ पाते हैं, लिखा हुआ को कैसे समझ पाते हैं, वो समझेंगे। फिर आपका यहाँ पे से टेकिंग ऑफ आवर आइस, आइस को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये चैप्टर ख़त्म। तो चलो, ये चैप्टर को हो गया मतलब यहाँ पे ये वीडियो होता है ख़त्म। अब आप लोग जाओ, इसको पूरा नोट डाउन करो और आई का डायग्राम देख कर आना अगले वीडियो में, मैं बता दूंगा कल ही। चलो।